नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि रहने वाला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था ऑर्गन यानी कि सारे के सारे अंग। मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी अंग आते हैं, सबके बारे में अपन ने ढंग से पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे इसके अंदर आने वाली ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में। अगर मैं बात करूँ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों की, तो इनको इनके फंक्शन यानी कार्य के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में या दो पार्ट्स में बांटा गया है। इससे बता रहा हूँ मैं, इसमें नहीं आ रहा ये इसका थोड़ा बेस है, थोड़ा पहले का है, वो लेके चलते हैं अपन। देखो, हर ग्लैंड में से कुछ ना कुछ या हर ग्रंथि में से कुछ ना कुछ स्त्राव यानी डक्ट निकलता है। उस डक्ट यानी स्त्राव के बेसिस पे ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है अंतःस्त्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती है बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, अगर बात करूँ मैं, जैसे कि स्लाइवा जो है ये एक ग्लैंड से निकलता है, लेकिन स्लाइवा आप देख सकते हो आराम से ना। तो ये जो डक्ट है इसको अपन बोलते हैं एंजाइम। और जो दूसरा टाइप का डक्ट होता है जो कि आपको सीधा आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट होता है, खून के अंदर प्रवेश होता है उसका, तो उसको उन डक्ट को बोलते हैं, उन स्रावों को बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है। अब जो ग्रंथियां अपने डक्ट यानी स्रावों का जो सीधा कहाँ छोड़ती है, खून में ब्लड में छोड़ती है, उनको तो बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, जिसमें निकलने वाला डक्ट यानी स्राव क्या कहलाता है, हार्मोन। और वही बात करूं मैं अगर कि वो ग्लैंड्स है, वो ग्रंथियां जो कि खून में नहीं छोड़ती, और ठीक है ऑर्गन्स में आता है, उनका अंगों में आता है, तो उनको बोला जाता है उन डक्ट्स यानी उन स्रावों को यानी उन लिक्विड को क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं एंजाइम। और उन ग्लैंड्स यानी उन ग्रंथियों को बोलते हैं बहिस्त्रावी या एक्सो, बाहर की साइड। एक्सो मतलब बाहर की साइड जो छोड़ती है उनको, वो ग्लैंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम जो बात करेंगे, पहली जो ग्लैंड है हमारी वो है स्लाइवा ग्लैंड, स्लाइवी ग्लैंड से लार ग्रंथि। अब देखो, लार ग्रंथि जो इसका जो कहाँ सिचुएशन होता है, इसका कहाँ होती है, तो ये अपने मुंह के अंदर सैचुरेटेड होती है। ये होता है क्या है, स्लाइवी ग्लैंड्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, सीरम लाइक फ्लूइड यानी कि सीरम जैसे एक तरल पदार्थ, सीरम के समान एक तरल पदार्थ का, और साथ में श्लेष्मा म्यूकस। इसको आप सही से जानते होंगे, म्यूकस क्या होता है। म्यूकस वही लिक्विड या वही तरल पदार्थ होता है जो कि आपके नाक के अंदर रहता है, और विंटर एंड सर्दियों के टाइम पे जब आपकी नाक बहती है तो उसके अंदर से निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं श्लेष्मा यानी म्यूकस। एक तो इसके लिक्विड के अंदर इसके जो सीरम होता है उसके अंदर एक तो होता है सीरम लाइक फ्लूइड, सीरम के समान द्रव्य, दूसरा होता है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। इन दोनों का काम क्या होता है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का काम तो होता है फूड को क्या देना, फूड को लुब्रिकेंट चिकनाहट देना, और सीरम का काम होता है उसको सॉफ्ट बनाना। ठीक है। अगर इसके कार्य स्लाइवी ग्लैंड से लार ग्रंथि, अगर मैं कार्य की बात करूं, कार्य यानी फंक्शन क्या होता है, तो उसका जो फंक्शन है स्टार्च का डाइजेशन करना, स्टार्च यानी कि स्टार्च का पाचन करना, और साथ में फूड को सॉफ्ट बनाना, भोजन को कोमल बनाना, ताकि आपके फूड पाइप यानी ईसोफेगस के अंदर वो इजीली नीचे जा सके। ठीक है। यहाँ से याद रखना कि डाइजेशन, फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह के अंदर से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके स्टमक के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसका डाइजेशन शुरू होता है, मुंह के अंदर से ही शुरू हो जाता है। इसके अंदर स्लाइवी ग्लैंड से लार ग्रंथि के अंदर से, और इसमें जो पाया जाता है एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेज, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके स्लाइवी ग्लैंड्स के टाइप्स की, तो इसके 3 टाइप होते हैं। तीन टाइप यानी कि ये मुंह में 3 जगह पर अलग अलग प्लेसेस पर होती है। पहले की बात करें, पहला जो है आपका पेरियोटिड ग्लैंड्स, या हिंदी बोले तो कर्ण पूर्व। जैसे कि हिंदी से समझ में आ रहा है कि ये कहाँ होती है, ये आपके गाल यानी कान के जस्ट पास में, गाल के साइड में होती है। ठीक है। दूसरी होती है आपके सबमैंडिब्यूलर यानी अधोजब, ये आपके जबड़े जो होते हैं ये इनके पास में होती है। और थर्ड होती है आपके सबलिंगुअल यानी अधोजीवा, जो कि आपके जीभ के नीचे की साइड होती है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ये किसका मिक्सचर होता है, एक तो सीरम बोल सकते हैं, एक म्यूकस, सीरम लाइक फ्लूइड का, एक म्यूकस का। तो याद रखना, फर्स्ट जो है ये पेरियोडिक ग्लैंड्स यानी कर्णपूर्व के अंदर ओनली, कर्णपूर्व के अंदर ओनली क्या बनता है, सीरम लाइक फ्लूइड यानी कि सीरम के समान द्रव्य।
यहाँ बनता है। अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड नाम दूँ तो इसमें ओनली क्या बनता है, फर्स्ट यानी पहला, ठीक है। अगर बात करूँ मैं अधोजर्ब यानी सब मैंडिबुलर की, तो इसमें दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बनते हैं, याद रखना। इसमें सीरम लाइक फ्लूइड भी बनता है और साथ में म्यूकस यानी कि सीरम समान द्रव्य और श्लेष्म दोनों का निर्माण होता है इसके अंदर। अब बात करूँ मैं सबलिंगुअल की यानी अधोजीवा की, तो अधोजीवा के अंदर केवल क्या बनता है, सेकंड यानी कि श्लेष्मा यानी कि म्यूकस का इसमें निर्माण होता है, ठीक है। अब खाना आपके चला गया यहाँ से सॉफ्ट हो गए, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला गया, स्टमक तक अब कोई ग्लैंड नहीं है। स्टमक के बाद में जब वो स्टमक से यानी आमाशय से खाना जो है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसी दौरान मतलब वहाँ से निकल के जब वो छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उसी दौरान दो अलग अलग ग्लैंड्स के, दो अलग अलग ग्रंथियों के जो एंजाइम्स हैं वो उसमें क्या करते हैं, भोजन में प्रवेश करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं। वो दो ग्लैंड्स कौन से हैं, पहला तो है आपका पेंक्रियाज, दूसरा है आपका लीवर। दोनों को अपन पढ़ते हैं। पहला है आपका पेंक्रियाज, हिंदी बोलते हैं इसको अग्नाशय, लीवर यानी कि यकृत। अब देखिए अग्नाशय के बारे में बात की जाए तो अग्नाशय सबसे पहली खूबी ये है कि मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सो, एक होते हैं इंडो। एक तो होते हैं अंतर्मुखी, एक होता है एक्सो यानी कि बाहर यानी बहिस्रावी और अंतस्रावी। तो अपन ने देखा कि जो ये स्लाइवरी ग्लैंड से लाल ग्रंथि है वो कैसी है, एक्सो ग्लैंड है यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अगर बात करूँ मैं अग्नाशय की, तो अग्नाशय देखो दोनों टाइप की, मतलब इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, अंतस्रावी है और बहिस्रावी दोनों की दोनों है। याद रखना कि पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो अंतस्रावी भी है और बहिस्रावी भी, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अगर बात करूँ मैं अंतस्रावी यानी इंडोक्राइन के अंदर, तो इंडोक्राइन के अंदर निकलने वाला जो डक्ट है यानी अंतस्रावी से निकलने वाला जो तरल पदार्थ है या जिसको बोलते हैं स्त्रावण, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्मोन। तो इसके निकलने वाले जो हार्मोन है वो कौन कौन से, एक तो है आपका इंसुलिन और एक है आपका ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन, इन दोनों का काम क्या होता है। अब देखो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कुछ अमाउंट में क्या होता है, शर्करा, शुगर होता है। अब उस शुगर को क्या करता है, इंसुलिन उस शुगर के अमाउंट मात्रा को कम करता है और ग्लूकागोन क्या करता है, उस अमाउंट यानी उस मात्रा को बढ़ाता है। अब शुगर की वजह से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ जाए तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त के घूमने की जो स्पीड है, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त के परिसंचरण की जो गति है वो बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी स्थिति में आपकी बॉडी जो इंसुलिन नहीं बना पा रही, आपकी बॉडी क्या नहीं बना पा रही, इंसुलिन नहीं बना पा रही और आपकी बॉडी में ओनली क्या बनेगा, ग्लूकागोन। उस स्थिति में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन पा रहा, तो इंसुलिन को क्या करता था, शुगर के लेवल को कम करता था। अब भाई बन ही नहीं रहा है तो आपके क्या बना है, ग्लूकागोन जो शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ओनली ग्लूकागोन बनने की वजह से क्या बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा फिर आपको शुगर की बीमारी। इसके उपचार के लिए जब हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं बन रहा, इंसुलिन, तो हम क्या लगाते हैं, बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं, क्या, इंसुलिन के इंजेक्शंस, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का काम। इन दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जितनी मात्रा में इंसुलिन उतनी मात्रा में ग्लूकागोन, ताकि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर है उसका अमाउंट फिक्स रहे, ठीक है। ये तो हो गया इसका हार्मोन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है, इसका फंक्शन। अपन अब देखते हैं एक्सो यानी कि बहिस्रावी के रूप में। अब बहिस्रावी के रूप में निकलने वाला जो डक्ट है या जो स्त्रावण है उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो इसके अंदर से जो एंजाइम है, इसके अंदर से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या है, पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस, ठीक है। ये अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस है वो 4 से 5 अलग अलग एंजाइम का मिक्सचर होता है, याद रखना। इसकी अगर बात करूं मैं तो पैंक्रियाज जो है उसकी जो लंबाई है, लंबाई लगभग 6 से लेकर 8 इंच तक की हो सकती है, 6 से लेकर 8 इंच तक की हो सकती है। और इसका जो आकार है वो सामान्यतः लगभग यू आकार का होता है देखने पर। और इसका अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, तो देखो यहाँ पे इसने किसका डाइजेशन यानी पाचन स्टार्ट कर दिया था, इसने स्टार्ट किया था किसका, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे किसका होता है, यहाँ होता है प्रोटीन, फैट और कार्ब्स।
इसके अंदर से जो एंजाइम निकलते हैं वो किसका, इसके अंदर से जो एंजाइम निकलते हैं वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। लेकिन पेंक्रियाज के अंदर नहीं करते, पेंक्रियाज से निकलते हैं ये एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ जाते हैं, ये एंजाइम कहाँ जाते हैं, और ये एंजाइम जाते हैं स्टमक में, नहीं स्टमक के जस्ट आगे की साइड है, तो कहाँ जाएंगे, सारे के सारे एंजाइम छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके क्या करते हैं, इनका अपना वर्क यानी अपना कार्य करते हैं। तो ठीक है, अगर मैं बात करूँ पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी जो एंजाइम होते हैं उनका वर्किंग प्लेस यानी कार्यस्थल कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड जो है आपका लीवर यानी कि यकृत। यकृत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, याद रखना कि ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा क्या होता है, ग्लैंड या सबसे विशाल ग्रंथि होती है। ठीक है, ये दिखने पर लगभग कैसे दिखाई देती है, ट्रायंगल शेप यानी त्रिकोणाकार दिखाई देता है। और बात की जाए इसके अतिरिक्त तो इसको सामने से देखो, इसको अगर आप फ्रंट से देखो तो ये एक बीच में आपको एक अजीब सी लाइन दिखती है जो कि उसको दो अलग अलग लोबीज या पल्लियों में या पालियों में बांटती है। ये हो गया आपका, इधर वाला तो हो जाएगा आपके राइट लोब्स लोबी या राइट दाही पालिया पल्ली, उधर वाला हो जाएगा बाई पल्ली। ठीक है, और याद रखना ये जो यकृत है, ये जो लीवर है वो 1 लाख के आसपास स्मॉल हेक्सागोनल फंडामेंटल यूनिट यानी बहुत छोटी छोटी 1 लाख षटकोणीय मौलिक इकाइयों से निर्मित होता है। अगर ये मौलिक इकाई का मतलब ये है कि ये होनी चाहिए, अगर फंडामेंटल है तो ये है, अगर ये नहीं है तो यकृत शायद अपना काम नहीं कर पाए। तो उन फंडामेंटल यानी कि मौलिक इकाइयों को क्या बोला गया है, लीवर लोब्स या यकृत पल्लियां बोला गया है। अब देखिए यहाँ के अंदर से जो निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर से निकलता है सलाइवा, ऐसे कैसे लीवर के अंदर से निकलता है बाइल यानी कि पित्त, ये निकलता है इसके अंदर से है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद इसी लीवर के पास क्या होती है, अंदर नीचे की साइड एक थैली होती है, उसको बोलते हैं पित्ताशय या कॉल ब्लैडर, जो सामने से शायद दिखाई ना दे, लेकिन अगर आप उसको लीवर को नीचे से देखो या पीछे की साइड से देखो तो आपको कुछ थैलीनुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कॉल ब्लैडर या पित्ताशय, जिसके अंदर ये क्या स्टोर होता है, क्या एकत्रित होता है, बाइल यानी स्टोर होता है। और ये क्या, ये यहाँ से फिर कहाँ जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो वर्क प्लेस है, इसका जो कार्यस्थल है वो भी कहाँ होता है, छोटी आंत होता है। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आज अपन ने देखा ग्लैंड्स यानी कि उन ग्रंथियों के बारे में जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र में काम आती है। तो अपन ने देखा कि 3 ग्लैंड्स हैं, ये स्लेवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, लीवर, लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। याद रखना अग्नाशय कैसे मात्र एक मात्र ऐसी ग्रंथि होती है जो दोनों अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है, मतलब इंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। अगर बात करूँ मैं लीवर की, तो लीवर यानी कि यकृत लार्जेस्ट यानी विशालकाय होती है। और इसकी बात करूँ तो ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ओनली किसका, इस फर्स्ट में से ओनली सीरम यानी कि सीरम के समान द्रव्य निकलता है, सेकंड के अंदर दोनों निकलते हैं और थर्ड के अंदर केवल क्या निकलता है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा निकलता है। और जो फूड का डाइजेशन है वो मुंह से शुरू हो जाता है। ये तीनों हो गया और यही था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स को। दोस्तों धन्यवाद।